अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जस्ट ब्रीफली मॉनेटरी पॉलिसी को और फिस्कल पॉलिसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दो पॉलिसीज क्या होती है। वैसे तो इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का रोल भी आता रहा है और फिस्कल पॉलिसी का रोल भी आता रहा है, और हम उनको डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन अब हम इसको एज ए पॉलिसी सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो ये कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, refers to the action undertaken by a nation's central bank to control money supply. बेसिकली जितने भी काम किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दे दिया है। अभी आगे चल के हम मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स की भी बात करते हैं कि मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और एक डेफिनेशन और है जिसके अंदर वो मनी सप्लाई के अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट की भी बात करता है, जो हमारी दूसरी वाली डेफिनेशन है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। बेसिकली हम जो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर आजकल हम जो नाम यूज करते हैं, काइबोर का नाम यूज करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बैंक रेट बताता है। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हर 2-3 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो उस इंटरेस्ट रेट के थ्रू भी बेसिकली हम मनी सप्लाई को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो गोल होता है वो ये होता है कि प्रमोट करे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना सिर्फ ये कि होती रहे बल्कि सस्टेनेबल भी हो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा ना हो कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी तो हुई है और कल जो है वो मसले मसाइल हमारे लिए जो है वो खड़े होना शुरू हो जाए। तो ये हमारी जो है वो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी की एक छोटी सी डेफिनेशन है। एक आध और डेफिनेशन हमारे पास आगे है मॉनेटरी पॉलिसी की, और वो ये है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी कंट्री की कौन सी होती है, उसका सेंट्रल बैंक होता है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर ये मॉनेटरी अथॉरिटी जिसके पास करेंसी नोट्स इशू करने की अथॉरिटी है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है जिसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं और उसके थ्रू हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो मॉनेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इट एम्स टू मैनिपुलेट द मनी सप्लाई बाय प्रिंटिंग मोर मनी। ये हम चैप्टर 4 के अंदर या 5 के अंदर भी इसकी बात कर चुके हैं कि जी बहुत ज्यादा जो है वो करेंसी नोट्स जो है वो प्रिंट करने की जब कोशिश की जाती है तो सीनियरेज का जो कॉन्सेप्ट था, या बहुत ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करने से क्या होता है या करेंसी नोट प्रिंट ना करने से क्या होता है, और चेंजिंग द मनी सप्लाई बाय चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। ऑफ कोर्स हम इंटरेस्ट रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये अभी मनी मॉनेटरी पॉलिसी की हमने छोटी सी डेफिनेशन देखी है। अब इसकी आगे हम थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी देखें दो किस्म की होती है, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो ये जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारी, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ये कह रहा है, सॉरी, तो हमारी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके बारे में कहते हैं कि अकर्स व्हेन अ मॉनेटरी अथॉरिटी यूजेस इट्स टूल्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। देखिए दो तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। एक तरीका कार तो वो है जिसके अंदर हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी के साथ हमारी ग्रो होना शुरू हो जाए, और दूसरा तरीका कार वो है जब हम इकोनॉमी को रोकने की कोशिश करते हैं, जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो आगे बढ़ रही होती है। अब ये बात जो है वो थोड़ी सी अजीब लगती है लोगों को कि हम जो है वो इकोनॉमी को रोकने की कोशिश क्यों करते हैं। आप याद करें हमने शुरू के चैप्टर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसको हमने कहा था ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, जब हमारा पोटेंशियल जीडीपी, हमारा रियल जीडीपी हमारे पोटेंशियल जीडीपी से बढ़ जाता था, तो हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो रोकने की कोशिश करते थे। इसलिए कि ये वो केस होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। और बाज औकात ऐसा होता है कि हमारा रियल जीडीपी हमारे पोटेंशियल जीडीपी से कम होता है, तो उस केस के अंदर हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे तो
बहुत मुमकिन है कि उनमें से कई केसेस के अंदर हमारी इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का हमने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, मैं उसको अभी सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ, हम इसको सच यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उसको डिस्कस करना होगा तो उसके लिए हम अलग से एक लेक्चर जो है वो रख लेंगे। तो हमने क्या कहा कि जी जब मॉनेटरी अथॉरिटी अपने टूल्स यूज करती है, वो टूल्स क्या है वो आगे चल के आएंगे, ताकि वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करे, इकोनॉमी की जो है वो ग्रो करने के अंदर जो है वो हेल्प करे, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इसके अंदर हम जो है वो लोअर कर देते, नीचे कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होता है, which increases the total supply of money in the economy more rapidly than usual। अब ये हुआ किस तरीके से, जरा सा इसके बारे में सोचें कि हमारे, एक सेकंड प्लीज, इसने कहा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो कौन सा होता है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कमर्शियल बैंक से कि जी इस अमाउंट के ऊपर आपने जो है वो कर्जा देना है, जिसको हम यहाँ पे काइबोर का नाम देते हैं। हर 2 या 3 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो आमतौर पर रिवाइज किए जाते हैं इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए। अगर तो हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना चाह रहे होते हैं तो हम इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो नीचे कर देते हैं, लोअर देन यूजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम चाहते हैं कि जी इकोनॉमी की ग्रोथ जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, उसको कम किया जाए, तो हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं, विच इंक्रीजेस। अब होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे आ जाते हैं तो क्या होता है, विच इंक्रीजेस टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर जो टोटल सप्लाई मनी की क्यों बढ़ जाती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक सेकंड के लिए अज्यूम करें कि जी बैंक 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो गाड़ियां देना शुरू हो गया। अभी कुछ अर्से पहले यूएसए के अंदर जब ये कोरोना वाला सिस्टम चल रहा था तो वो 0% के ऊपर आ गए थे। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी भी 13.25 से 7% के ऊपर आ गया था, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था पाकिस्तान का पिछले चंद महीनों के अंदर 13.25 था। अभी ड्यूरिंग दिस कोरोना जो भी कुछ अभी मामला हुआ है इसके अंदर 7% के ऊपर आ गया है। जब 13.25 था हमारा इंटरेस्ट रेट, तो कोई भी बैंक से लोन लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी जो है वो बैंक से पैसे लेके जो है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बैंक से पैसे लेके गाड़ी खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और अगर थे भी तो बहुत कम लोग थे। तो इससे होता क्या है कि जी बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ होता है वो बैंक के अंदर ही पड़ा रहता है, और मार्केट के अंदर मनी सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल हमारी बहुत स्लो हो जाती है। और जब बिजनेस साइकिल हमारी स्लो हो जाती है तो लोगों के पास जो पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो वो खर्च नहीं करते, और जब लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं या फिर कम खर्च करते हैं मार्केट के अंदर, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है। अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स रिकॉल करें कि जी जब डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से जब इन्होंने जो है वो अपना नीचे कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे हुआ तो हर किसी ने कहा कि यार मैं भी गाड़ी ले लेता हूँ बैंक से, लोग इसलिए कि इंटरेस्ट रेट नीचे हो गया, लोगों ने कहा कि जी मैं बैंक से जो है वो घर ले लेता हूँ। किसी ने बैंक से कर्जा लेके कारखाना लगा लिया, किसी ने बैंक से कर्जा लेके जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, किसी ने बैंक से कर्जा लेके कुछ काम शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है कि लोअर देन यूजुअल जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो उससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ। और मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर तो उससे क्या होता है कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जब वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे तो डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा, और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है जी। अब हम पूरी चीज को जरा सा दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पे जो लिखी हुई है, और देखते हैं कि क्या अब हमें बात समझ में आ रही है। ये कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अकर्स कब होती है, व्हेन अ मॉनेटरी अथॉरिटी यूजेस इट्स टूल्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब इकोनॉमी को वो स्टिमुलेट किस तरीके से करेंगे, वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे, और जब वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी बड़ी तेजी के साथ ग्रो करना शुरू कर देगी। कारखाने लग रहे होंगे, गाड़ियां बिक रही होंगी, घर बन रहे होंगे, इंपोर्ट हो रही होगी, एक्सपोर्ट हो रही होगी। लेकिन जब इतनी तेजी से इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा तो याद रखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम कुछ चीजें रिकॉल कर रहे हैं। हर शख्स की जैसे एक इस्तिताअत होती है कि वो कितना
अच्छा काम कर सकता है, कितना तेज भाग सकता है, कितनी ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से किसी गाड़ी की इस्तिताअत होती है कि वो कितनी स्पीड के अंदर चल सकती है, इसी तरीके से हर नेशन की या फिर हर मुल्क की भी एक इस्तिताअत होती है कि वो कितनी तेजी से मतलब उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, उसको कितनी तेजी से अगर वो बढ़ेगा तो वो उसको जो है वो कंट्रोल के अंदर रख सकता है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जी हमारी इस्तिताअत इतनी नहीं होती जितनी स्पीड के अंदर हमारी गाड़ी भागना शुरू हो जाती है। यानी हमारा रियल जीडीपी हमारे पोटेंशियल जीडीपी को क्रॉस कर जाता है। उस केस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है। इट इज ट्रेडिशनली इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्राई टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी ये है एक सेकंड प्लीज। अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप नजर में रखते हैं और इसके बाद हमारा ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं अगर आप, तो आपको ये बात बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जो पॉइंट नंबर 3 जिसके ऊपर मैंने 2 टिक मार्क्स इस वक्त लगाए हैं कि इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्राई टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट इन अ रिसेशन बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। उसने क्या कहा कि जी आमतौर पे हम इसको जो किस वक्त यूज करते हैं, हम लोअर करते हैं इंटरेस्ट रेट को टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कॉम्बैट करेंगे? जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी जिससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन नतीजतन हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन द होप दैट लेस एक्सपेंसिव क्रेडिट विल अट्रैक्ट बिजनेसेस इनटू एक्सपेंडिंग। ठीक है जी, ये हमने पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी। अच्छा, एक चीज जो और हो रही है, अब हम थोड़ा सा टेक्निकली इसको जाके अगर डिस्कस करें तो दिस इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड। जाहिर है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 3 और 3 भी नहीं बल्कि 2, 3 और 6 से अगर हम रिकॉल करें थोड़ा सा, द ओवरऑल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी क्या होता है, विच बूस्ट शॉर्ट टर्म ग्रोथ एज मेजर्ड बाय जीडीपी। आप याद करें कि हमारा जो जीडीपी होता था उसकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें से ये हमारा जो आई था बेसिकली दिस इज इन्वेस्टमेंट, और हमें पता है कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती थी। ये हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आप इमेजिन करें एक सेकंड के लिए कि अगर ये चीज जो है वो कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारी या तो कंजम्पशन कम होनी चाहिए या फिर हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी अनचेंज्ड है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ चीजों को, अगर हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी अनचेंज्ड है, हमारी कंजम्पशन भी अनचेंज्ड है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ जा रही है और नेट एक्सपोर्ट्स भी लेट से कि हमारी जो है फिलहाल अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि जी मार्केट के अंदर लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हर शख्स इन्वेस्ट करना चाहता है। नतीजतन क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज। ऑलरेडी ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है। अगर हमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि अब वो सारी चीजें जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हुई थी उनकी उलट चीजें होंगी। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कहा मेंटेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हायर देन यूजुअल। अब हमने जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट था हमने उसको जो है वो ऊपर लेके चले गए हैं हम। ठीक है, जो एक आम इंटरेस्ट रेट होता है उससे हम ऊपर लेके चले गए। मिसाल के तौर पे 20% के ऊपर चला गया इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर। स्लोज द रेट ऑफ ग्रोथ। अब आपकी ग्रोथ का रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। उसके रीजन बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं, बड़े समझ में आने वाले हैं कि अगर 20% के ऊपर के चला गया, मैं के कह रहा हूँ काइबोर को, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा इंटरेस्ट रेट डिफाइन करता है, अगर के चला गया लेट से कि 20% के ऊपर, तो बैंक आपसे कहता है मैं आपको गाड़ी दूंगा के प्लस 5 के ऊपर, मैं आपको घर दूंगा के प्लस 6 के ऊपर, मैं आपको बिजनेस में पैसा लगाने के लिए दूंगा के प्लस 8 के ऊपर। अब क्या होगा, 25, 26, 27, 28% अगर जो है वो इन्वेस्टर को देना पड़ेगा सिर्फ बैंक को, तो वो कहेगा कि इससे अच्छा है कि भाई मुझे बिजनेस ही नहीं करना है, इससे अच्छा मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी, इससे अच्छा मुझे घर नहीं चाहिए, इससे अच्छा मुझे कारखाना नहीं लगाना, इससे अच्छा है मुझे मशीनरी नहीं परचेज करनी। ये सारी चीजें होंगी। जब इकोनॉमी के अंदर इतना हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाएगी।
और स्लोज द रेट ऑफ ग्रोथ इन द मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई हमारी स्लो हो जाएगी, नतीजतन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, और इवन श्रिंक्स इट टू स्लो, और यानी कि श्रिंक भी होना शुरू हो सकती है हमारी इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेसन इन्फ्लेशन। जाहिर है कि जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं चीजों के ऊपर, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। या फिर हमने जो अभी अपनी इक्वेशन पढ़ी थी, हमने कहा था y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमारा आई जो है वो नीचे जाएगा। जब हमारा आई नीचे जाएगा तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कम हो रही है। और जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट के अंदर कम हो रही है, हमारी डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके देख लें, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। आगे कहता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैन लीड टू इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर है कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोग गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं करेंगे, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एंड डिप्रेस्ड बोरोइंग एंड स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस व्हिच कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक रिसेशन इफ इम्प्लीमेंटेड टू विगरसली। अगर हमने जो बहुत इसको जो है वो ताकत के साथ और बहुत बड़ ज्यादा फोर्सफुली हमने इस किस्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो रिसेशन भी आ सकता है। तो ये तो थी हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी हमने दोनों देख ली, और अब हम देखते हैं कि जी मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो चार टूल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक है बैंक रेट पॉलिसी, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है चेंज इन रिजर्व रेशियो, और चौथा है सीलिंग ऑफ क्रेडिट। बैंक रेट पॉलिसी के बारे में यहाँ पे हम कहते हैं कि सॉरी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी वाला दोबारा आ गया है, इसको हम स्किप कर देते हैं। बैंक रेट पॉलिसी के बारे में कहते हैं कि जी बैंक रेट कौन सा होता है, वही इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक बेसिकली दे रहा होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस बोरोइंग रेट। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो बोरोइंग रेट बढ़ा देता है। बोरोइंग रेट बढ़ाने की वजह से कम लोग बोरो करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट होती है, कम डेवलपमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और बाइंग पावर लोगों की खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हो गई थी वो रुक जाती हैं। और बिल्कुल इसी का उल्टा केस होगा जिस वक्त डिफ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब बाज लोग जो है वो यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि डिफ्लेशन तो एक अच्छी चीज होती है बाज लोगों के ख्याल में ना। डिफ्लेशन का मतलब ये होगा कि जी मुल्क के अंदर जो है वो चीजों की प्राइसेस जो है वो कम हो रही है। आप जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले भी आप जो है वो बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे अपनी तकरीरों के अंदर कि जी हम मुल्क में इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो चीजों की प्राइसेस जो है वो कम कर देंगे। अब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डिफ्लेशन कभी भी अच्छी नहीं होती है। इन्फ्लेशन तो फिर भी काबिल कबूल है, डिफ्लेशन किसी भी सूरत के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को काबिल कबूल नहीं होती है कि जी चीजों की प्राइसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इसलिए जब चीजों की प्राइसेस कम होना शुरू होती हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है कि चीजों की प्राइसेस बढ़ा के वापस स्टेबल कर दी जाए। अब डिफ्लेशन क्यों काबिल कबूल नहीं है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब डिफ्लेशन होती है, देखें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि उसने एक चीज जो है वो बनाना शुरू की, उसने लोगों की सैलरीज डिफाइन कर दी हैं, वो लोगों को सैलरीज दे रहा है, उसने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, उस या फिर उसने रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे मुल्क से जो है मंगवाया हुआ है जो कुछ अरसे के अंदर आएगा। इसने ये चीज प्रोड्यूस की 10 रुपए की और इसको मार्केट में बेचनी थी 12 रुपए की, 2 रुपए का इसका प्रॉफिट था। अब मार्केट के अंदर अब जो डिफ्लेशन शुरू हो गई है और मार्केट के अंदर वो चीज जो इसने 10 रुपए की प्रोड्यूस की और 12 रुपए की बेचने का सोचा था, ये अभी सारे खर्चे कर चुका है, वो चीज मार्केट के अंदर हो गई है 8 रुपए की। कुछ अरसे तक तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन जाहिर है कि अगर डिफ्लेशन कंटिन्यूअसली होती रहेगी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस, तो मार्केट के अंदर तमाम किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी। और जब तमाम किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी तो इवेंचुअली एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, जाहिर है। तो इसलिए हम डिफ्लेशन भी नहीं होने देना चाहते। अब इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक जो ऑब्जेक्टिव था कई ऑब्जेक्टिव्स में से, वो ये भी था कि जी एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए विदाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन वाली बात हमें समझ में आ गई, डिफ्लेशन वाली बात हमें समझ में आ गई कि अगर डिफ्लेशन होगी तो मुल्क के अंदर लोग जो है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस को हॉल्ट कर देंगे, बिल्कुल प्रोडक्शन का प्रोसेस हमारे यहाँ रुक जाएगा, तो डिफ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो जब डिफ्लेशन होना शुरू हो जाती है, अच्छा डिफ्लेशन किस वक्त होना शुरू होती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों की जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है।
ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, सारी चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो जब डिफ्लेशन शुरू हो जाती है तो क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट शुड ब्रिंग द बैंक रेट डाउन। ठीक है जी। अच्छा, ये इंग्लिश कुछ गलत लिखी हुई है लेकिन इसको समझ लें जरा सा। ठीक है जी, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे लेके आना चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे लेके आना चाहिए सेंट्रल बैंक को, जिससे बोरोइंग इंक्रीज होगी, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो पहले से ज्यादा होगी, डेवलपमेंट होगी, और लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड का कर्व हमारा राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगी और हम अपने डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर बैंक्स जो है वो अपनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो मार्केट के अंदर बेचते हैं। मैं इस पूरे को रीड आउट नहीं करूंगा, हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कोई भी सेंट्रल बैंक मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा होता है और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो बैंक बैंक चाह रहा होता है कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो बैंक कहता है कि मार्केट से पैसा वापस खींच लो। जब मार्केट से पैसा वापस खींच लिया जाएगा तो लोगों की हम जो परचेजिंग पावर होगी हम उसको रोक देंगे, और प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हो गई थी हम उनको भी रोक देंगे। तो जिसकी वजह से ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बैंक जब सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स वगैरह सेल करता है तो मार्केट में जितना भी पैसा होता है वो खींच के बैंक के पास आ जाता है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी सेलिंग व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, यानी जब इन्फ्लेशन हो रही होती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, सेल करता है सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ठीक है, जिससे क्या होता है कि लोगों के पास जितना भी पैसा मौजूद होता है बैंक्स के अंदर या उनकी जेबों के अंदर, तो वो जो है उससे जो वो सिक्योरिटीज वगैरह खरीद लेते हैं। मार्केट का सारा पैसा देके उठ के गवर्नमेंट के पास आ गया है, कमर्शियल बैंक का पैसा उठ के गवर्नमेंट के पास आ गया है। अब दो चीजें हुई हैं, एक तो ये कि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम है लोगों को उधार देने के लिए, नंबर टू लोगों के अपने पास भी पैसा कम है उधार, सॉरी, लोगों के अपने पास भी पैसा कम है। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक परचेस करते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पब्लिक ऑफर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है जी। तो हमारे जो है वो बैंक्स के पास भी पैसा कम रह गया, हमारे लोगों के पास भी पैसा कम रह गया, जिसकी वजह से लोगों की और बैंक्स की जो परचेजिंग पावर कम हो गई है। और जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है तो जाहिर है कि प्राइसेस जो है वो हमारी बढ़ना रुक जाएंगी। और जब प्राइसेस गिर रही होती हैं तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं कि सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं। जब सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, कमर्शियल बैंक उधार दे रहे हैं, लोग अपने बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ चुकी है। और जब ये सारी की सारी चीजें होती हैं तो ना सिर्फ ये कि सी इंक्रीज होता है हमारी जीडीपी की इक्वेशन के अंदर, बल्कि आई भी इंक्रीज होता है। और जब सी और आई दोनों इंक्रीज होते हैं हमारी डिमांड के कर्व राइट साइड के ऊपर जाएगा, तो हमारी प्राइसेस एक दफा फिर से अपने लेवल के ऊपर आके खड़ी हो जाएंगी जो कम होना शुरू हो गई थी। ये हमारा दूसरा टूल था मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कोई भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। और तीसरे टूल का नाम है जनाब, हम इसको कहते हैं चेंज इन रिजर्व रेशियो। अब ये जो है वो इसका हमसे तो खैर डायरेक्टली कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जो चेंज इन रिजर्व रेशियो है, लेकिन ये कि बैंक्स में जो लोग काम करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। एक रिजर्व रेशियो होता है कि ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रिजर्व फंड इन देयर वॉल्ट्स एंड रिजर्व्स विद देयर सेंट्रल बैंक। तमाम बैंकों के ऊपर एक ये जिम्मेदारी होती है या फिर उनकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि अपने जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका एक पर्टिकुलर उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो वो सेंट्रल बैंक के जो वॉल्ट्स के अंदर रखवाएंगे, इसको हम रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जी रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ा देता है। रिजर्व रेशियो जब बढ़ा देता है तो एक बैंक जिसका 10% पड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो अब 40% पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास जो फंड्स बहुत ज्यादा नहीं बचते हैं कि वो लोगों को उधार दे सके, जिसकी वजह से वो अपनी मजीद जो है वो सख्त कर देते हैं उधार, जो लैंडिंग की जो होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जाहिर है कि हमारी वही अगेन उस इक्वेशन की बात करते हैं, तो इससे हमारे जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है जीडीपी का उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लेस बाइंग होती है, और जो है जिसकी वजह से कंट्रोल जो है हो जाती है हमारी प्राइसेस। और बिल्कुल इसका उलट केस होगा, जिस वक्त रिजर्व रेशो को कम कर दिया जाएगा तो सेंट्रल बैंक, सॉरी, कमर्शियल बैंक्स के पास पहले से ज्यादा पैसा मौजूद होगा
देने के लिए लोगों को, और जाहिर है कि उससे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे डिमांड का कर्व राइट साइड पे मूव करेगा और प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त आएगा कि प्राइसेस अपने लेवल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज सीलिंग ऑफ क्रेडिट। मींस लिमिट ऑफ क्रेडिट इज गिवन टू कंट्रोल प्राइसेस। अगर सीलिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होगा कि जी सेंट्रल बैंक जो है वो डिफाइन कर सकता है कि किस किस्म के कस्टमर को, किस किस्म की इंडस्ट्री को मैक्सिमम अमाउंट कितना उधार की शक्ल के अंदर दिया जा सकता है। जब सीलिंग ऑफ क्रेडिट ऊपर होती है तो जाहिर है कि लोग जो है वो उधार नहीं ले सकते ज्यादा। और जब सीलिंग ऑफ क्रेडिट जब हम नीचे लेके आ जाते हैं, यानी मैक्सिमम अमाउंट जो क्रेडिट दिया जा सकता है किसी भी कमर्शियल बैंक की तरफ से किसी पर्टिकुलर कस्टमर को या किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री को, वो जब हम नीचे लेके आ जाते हैं तो जाहिर है कि बैंक अब जो है वो ज्यादा उधार नहीं दे सकेगा इंडस्ट्री को या लोगों को। और जब सीलिंग ऑफ क्रेडिट को हम बढ़ा देते हैं, ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, हमसे मुराद ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, तो उससे क्या होता है जनाब कि बैंक अब जो है वो लोगों को खूब कर्जे देगा और ठीक ठाक किस्म के कर्जे देगा। तो अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये करती है कि इफ प्राइसेस गो अप, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लिमिट को जो है ये नीचे लेके आ जाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जा सके। और जब इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेंगे तो हमारी डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगा, जिससे प्राइसेस हमारी जो है वो नीचे आ जाएंगी। और अगर हमारी प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही होंगी तो बैंक इस लिमिट को जो है वो बढ़ा सकता है ताकि इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे। और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने से डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्राइसेस जो है वो अगेन चेक के अंदर आ जाएंगी। ये हमारे 4 टूल्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के। मैंने इनकी बहुत ज्यादा डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं की है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक हम बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस कर चुके हैं जो डायरेक्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड थी। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट को अगर डिस्करेज किया जाएगा तो डिमांड का कर्व लेफ्ट साइड के ऊपर क्यों जाएगा, ये बात हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट को अगर हम एनकरेज करेंगे तो किस तरीके से डिमांड का कर्व राइट साइड के ऊपर जाएगा, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि थे कि जी रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। अगर रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ऊपर चला जाता है तो सिचुएशन को हम ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का नाम देते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का छोटा सा टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया है। और इससे आगे हम जो है वो फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे जो है स्टॉप करेंगे और इसी लेक्चर के अंदर आगे फिस्कल पॉलिसी है जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो उनको नोट करके रखिएगा। और यूट्यूब चैनल के ऊपर नीचे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस ना लिखें तो अच्छा है, इसलिए कि वो उनका आंसर देना जरा सा डिफिकल्ट होता है। सब कुछ टाइप करना पड़ता है। बेहतर ये होगा कि हम जब भी ऑनलाइन अपनी क्लास करेंगे तो उस क्लास के अंदर आपको इन क्वेश्चंस के इंशाल्लाह आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।